बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैनल की तीसरा पार्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे कि डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी क्या है और इसमें कौन कौन से फील्ड होते हैं और इसमें कौन कौन काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी होती क्या है। बेसिकली डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी एक ऐसी लेबॉरेटरी होती है जिसमें ऑपरेटर्स और इक्विपमेंट मौजूद हों जो कि आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट, इन्फेक्शियस टेस्ट जो है उनको परफॉर्म करते हैं या उनके रिजल्ट देखने के लिए। इसमें और भी बहुत सारे स्पेसिमेन हो जाते हैं और उनको उनसे उनके टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बेसिकली दूसरी जो जितनी भी लैब्स होती हैं उनमें या इसमें मेन डिफरेंस यही होता है कि इनमें हम जो है ना वो उन टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो जो हमारे जो है इन्फेक्शियस के रिलेटेड हो या जो हमें बीमार कर रहे हो या जो ऐसे टेस्ट जो हमारी तशखीस के लिए, किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए जो हेल्पफुल हों, हम उनको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर कि हम ये देख लेते हैं कि विन डायग्नोस्टिक फील्ड में काम कौन कौन कर सकता है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि एक जो लैब होती है, डायग्नोस्टिक लैब होती है, उसमें जो है ना एटलीस्ट जो है वो 6 डिपार्टमेंट डिवाइड होते हैं। 6 डिपार्टमेंट या 6 तरह की डायग्नोस्टिक लैब हो सकती है। उसमें केमिकल पैथोलॉजी होती है, उसमें स्पेशल केमिस्ट्री होती है, उसमें पैरासाइटोलॉजी होती है, उसमें हेमाटोलॉजी होती है जिसमें हम ब्लड का जो होल ब्लड से जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो होते हैं। उसके अलावा इसमें बायोलॉजी होती है और इसमें माइक्रोबायोलॉजी होती है और इसके अलावा इसमें बायोलॉजी भी इसके अलावा इसमें हिस्टोपैथोलॉजी होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले केमिकल पैथोलॉजी भी कर सकते हैं। केमिकल पैथोलॉजी जो बेस इसके अलावा भी टेस्ट हैं जो शुगर हो गई, फास्टिंग केयर की एक लैब के बेसलाइन होती है। एक बार बेसलाइन कोई भी प्रकार की लैब मल्टी के बैकग्राउंड से आ रहा है, बायोकेमिस्ट आ रहा है या बायोटेक्नोलॉजिस्ट आ रहा है, कोई भी आ रहा है उसको लैब की बेसलाइन आनी चाहिए, चाहे किसी भी सेक्शन में ठीक है। तो इसके लिए केमिकल पैथोलॉजी में बेसिकली बेसलाइन आ जाती है। बेसलाइन के बाद इसमें जो मेन जिनको ये सूट कर रहा होता है केमिकल पैथोलॉजी जो इसमें मेनली काम कर सकती है उसमें MLT आ जाती हैं, टेक्नीशियन आ जाते हैं और टेक्नोलॉजिस्ट आ जाती हैं। इसमें हम टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट का फ़र्क देख लेते हैं कि MLT टेक्नीशियन उन डिग्री होल्डर को कहते हैं जो 2 साल का MLT का डिप्लोमा करके आते हैं। इसको आप 2 साल का MLT का डिप्लोमा कह लें, आप इसको FSc MLT कह लें, और अब जो है तो FSc MLT और MLT जो है 2 साल का डिप्लोमा है उसको FSc के बराबर भी कर दिया गया है पंजाब में। तो और इसके बाद अब इसके बाद टेक्नोलॉजिस्ट आ जाती हैं जो MLT के टेक्नोलॉजिस्ट हैं उसको में 4 ईयर MLT करती हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। इसको डिफरेंट नेम के साथ पुकारा जाता है। इसको मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के साथ भी पुकारा जाता है। 4 साल का प्रोग्राम BS है। इसको मेडिकल लैब साइंसेस के नाम से भी पुकारा जाता है, वो भी इनके इक्वल होते हैं। इसको एक तीसरा नाम डॉक्टर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, वो भी इनके ही सेम होते हैं। उसके बाद केमिकल पैथोलॉजी में जो है दूसरा जो काम कर सकते हैं एक टेक्नीशियन है, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और उसके बाद बायोकेमिस्ट है। जो बायोकेमिस्ट है इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। इसमें एक तो या तो कोई भी बंदा जो MSc बायोकेमिस्ट्री करके आ रहा है, MSc बायोकेमिस्ट्री, वो बंदा इसमें आ सकता है केमिकल पैथोलॉजी में, या वो बंदा जो BS इन बायोकेमिस्ट्री करके आ रहा है वो उसके लिए भी केमिकल पैथोलॉजी सूटेबल। उसके बाद हम स्पेशल केमिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। स्पेशल केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो स्पेशल केमिस्ट्री में भी जो है जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे वो हार्मोन्स के होते हैं, वो जो है ना डिफरेंट और भी इसमें बहुत सारे इंक्लूडेड हैं। इसमें जो बंदा परफॉर्म करे वो टेक्नीशियन भी हो सकता है, उसमें टेक्नोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं और बायोकेमिस्ट भी, तीनों स्पेशल केमिस्ट्री में काम कर सकते हैं। स्पेशल केमिस्ट्री के टेस्ट लाइक TSH है, फ्री T4 है, TFT कंप्लीट है, इसमें बीटा HCG है, इस तरह के और भी काफ़ी सारे टेस्ट हैं। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे आए थे पैरासाइटोलॉजी की बात करते हैं। पैरासाइटोलॉजी बेसिकली हम पैरासाइट्स की स्टडी को कहते हैं। पैरासाइट्स अब किस में आ रहा था, हमारा जो स्पेसिमेन होता है यूरिन का, उसमें पैरासाइट्स सिम्टम होते हैं और
ज़्यादा फिर स्टूल का सैंपल में जो है पैरासाइट शो हो सकते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी बेसिकली ये भी बेस लाइन में ही आ जाते हैं, क्योंकि यूरिनरी आपने करना होता है वो आपके बेस लाइन में है, और बेस लाइन आपको पहले बताया कि वो सबके लिए ही इक्वल है। उसमें आपने एमएलटी का है या वो टेक्नोलॉजिस्ट आ रहा है एमएलटी, वो माइक्रो का आ रहा है, बायोलॉजिस्ट आ रहा है, वो बायोकेमिस्ट आ रहा है, तो वो बेस लाइन आनी चाहिए। तो इसलिए लेकिन ज़्यादा इसके लिए जो सूटेबल बंदे जो प्रेफर किए जाते हैं वो बेस लाइन के में टेक्नीशियन होते हैं, पैरासाइटोलॉजी में बेस लाइन के टेक्नीशियन होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है या सिस्ट आ रही है या और भी काफ़ी सारे पैरासाइट्स होते हैं जो स्टूल सैंपल में आते हैं, तो इनके लिए इनको प्रेफर किया जाता है। उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं, आगे फिर जो है ना हीमाटोलॉजी का सेक्शन आ रहा है। हीमाटोलॉजी का सेक्शन बेसिकली होल ब्लड के परफॉर्मेंस पे आता है, होल ब्लड के परफॉर्मेंस पे आता है। इसमें जो है ना बेस लाइन आ जाती है आपकी। इसमें आप सीबीसी मोस्टली जो लैब्स है इसमें सिर्फ सीबीसी हेमाटोलॉजी में कार्य होते हैं, लेकिन इसके बाद जीएससी इसके बाद जो है पीटीए पीटीडीबीसी में आ जाती है, इसमें ईएसआर भी आ जाता है, और भी कुछ टेस्ट हैं जो इसमें आते हैं, ये भी बेस लाइन में इंक्लूडेड है। उसके बाद ये एमएलटी टेक्नीशियन इसमें परफॉर्म करते हैं और टेक्नोलॉजिस्ट इसमें मोस्टली जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें और जो डिसिप्लिन है उनके बंदे बहुत कम होते हैं। उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी बेसिकली ये जो है जो वो ऐसी डिजीज जो हमारे इम्यून सिस्टम के रिलेटेड हैं, उनके डिसऑर्डर को जो है हम इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करते हैं। टीसीसी भी है इसमें, और भी काफ़ी सारी हैं जो हमारे ऑटो इम्यून जो हमारे बॉडी के है उसको डिस्कार्ड करते हैं। तो इसमें इम्यूनोलॉजी में हम जो बेसिक परफॉर्म कर रहे होते हैं वो अलाइजा होता है और जो है एग्लूटिनेशन टेस्ट होते हैं, जैसे सीआरपी है, आर फैक्टर है, और अलाइजा डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। अलाइजा आप जो है किसी भी उसका परफॉर्म कर सकते हैं, डिजीज के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। अलाइजा भी जो है एट सम टाइम मैनुअल परफॉर्म कर रहे हैं, और एट सम टाइम जो है आपसे स्पेशल एनालाइजर पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो मैनुअल परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो है ये आपके इम्यूनोलॉजी में तकरीबन आ जाता है। तो इसके लिए जो सूटेबल है जो स्टडी है वो आपके एमएलटी टेक्नोलॉजिस्ट की है। एमएलटी टेक्नोलॉजिस्ट के अलावा इस पे आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजी है तो इसके में आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वायरस के रिलेटेड भी एट सम टाइम आए थे तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट में इसमें आते हैं। इसमें बायोकेमिस्ट्री में मतलब कि आपके एमएलटी टेक्नीशियन के अलावा आपके जितने भी प्रोग्राम हैं, 4 प्रोग्राम हैं, चारों के चारों इसमें फिट हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो उसके बाद हम छठे नंबर बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी एक लैब का एक डिफरेंट सेक्शन होता है जिसमें हम बेसिकली देख रहे होते हैं कल्चर और बैक्टीरिया, इसको हम जो है ना स्टडी कर रहे होते हैं कि कल्चर कैसे लगाना है, उसमें एंटीबायोटिक्स कैसे लगानी है, और उसमें बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन होती है, तो इसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसको प्योरली जो मोस्टली डील कर रहे होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, जो बीएस इन माइक्रोबायोलॉजी करके आ रहे होते हैं या एमएस इन माइक्रोबायोलॉजी करके आ रहे होते हैं। और एट सम टाइम इसमें एमएलटी टेक्नोलॉजिस्ट को भी, क्योंकि उनको एट द हायर लेवल जाके माइक्रोबायोलॉजी या कुछ मतलब के ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें अगर वो माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करके आए हैं तो उसको भी जो है ना माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में हायर किया जाता है। उसके बाद 7वें नंबर पे है हमारे पास वीरोलॉजी या जूनोटिक्स। वीरोलॉजी में बेसिकली जो है हम पीसीआर परफॉर्म कर रहे होते हैं वायरस का, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, इनके जो पीसीआर परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक हम अगर रिसेंटली मिसाल देखें तो कोविड की मिसाल है, कोविड में पीसीआर हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। तो इसमें जो है वो आपका या तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट सूटेबल होता है, काम कर रहा होता है, या माइक्रोबायोलॉजिस्ट वीरोलॉजी में जा सकता है, और उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है, अपना बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी जा सकता है। इसमें बायोकेमिस्ट काम करते हैं, एमएलटी टेक्नोलॉजिस्ट इसमें कम होते हैं लेकिन कर सकते हैं बहरहाल, लेकिन होते कम है। उसके बाद आपकी हिस्टोपैथोलॉजी आ जाती है। हिस्टोपैथोलॉजी बेसिकली इसमें हम जो है हिस्टो के सैंपल देखते हैं। इसमें हम जो है वो ऐसे सैंपल देखते हैं जो कि बॉडी का कोई पार्ट होता है, जैसे टिश्यू होता है, बॉडी के कंप्लीट ऑर्गन होता है, तो इसको जो है ना वो कम्प्लीटली इसकी एग्जामिनेशन की जाती है, इसके सेल्स देखे जाते हैं, और इसकी फिर जो है ना स्लाइड्स बनाई जाती हैं और स्टेरिंग की जाती है। ये एक मुकम्मल प्रोसेस है हिस्टोपैथोलॉजी का, तो ये आपको इंशाल्लाह आने वाले चंद वीडियो में बताएंगे। लेकिन अब हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन में काम कौन कर सकता है? हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन में आपका एमएलटी टेक्नीशियन काम कर सकता है, लेकिन एक शर्त पे कि उसके पास एक्सपीरियंस हो। हाँ, उसके पास एक्सपीरियंस हो और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस वाला काम है। या इसके अलावा आपका वहाँ पे एमएलटी टेक्नोलॉजिस्ट भी काम कर सकता है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट है या माइक्रोबायोलॉजिस्ट है या बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, तो उनके लिए हिस्टोपैथोलॉजी इज़ नॉट सूटेबल एज कम्पेयर टू। बहरहाल काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपेयरली किया जाए तो वो ये काम नहीं कर सकते। और हिस्टोपैथोलॉजी में जो मेन आपको एक चीज़ देखनी होती है
कि आप हिस्टोपैथोलॉजी में कोई भी बंदा काम कर रहा है तो वो उसकी स्लाइड बनाने तक होता है। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड को एग्जामिन करना मेनली वो आपके एफसीपीएस हिस्टोपैथोलॉजिस्ट का काम होता है, या एमबीबीएस के बाद जो भी हिस्टोपैथोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करके आ रहा होता है ये उसका काम होता है। तो हमने इसको ओवरऑल देखा है। ओवरऑल अगर इसमें हम देखें इन 8 सेक्शंस में, तो हमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो एमएलटी टेक्नीशियन और एमएलटी टेक्नोलॉजिस्ट आ रहे हैं, जो कि हर सेक्शन में काम कर रहे हैं। केमिकल पैथोलॉजी में काम कर सकते हैं एमएलटी टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजिस्ट। उसके बाद स्पेशल केमिस्ट्री में भी काम कर रहा है वो आपका जो है, पैरासाइटोलॉजी में भी काम कर रहा है और हीमाटोलॉजी में भी काम कर रहा है, इम्यूनोलॉजी में कर रहा होता है, माइक्रो में भी कर रहा होता है और हिस्टोपैथोलॉजी में। तो अगर आपने लैब के फील्ड में जाना है और आपने डायग्नोस्टिक की फील्ड में जाना है तो आपके लिए जो सबसे सूटेबल है वो आपका MLT 4 ईयर है। MLT 4 ईयर है। अगर आपने टेक्नीशियन लेवल पे काम करना है, छोटा काम करना है, तो वो MLT 2 ईयर है। लेकिन टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट में यहाँ पे आपको सिंपल सा जो है बेसिक फ़र्क जो है वो आपको समझा दूँ कि MLT टेक्नीशियन बेसिकली 2 साल का कोर्स होता है और उसमें आपको जो है ना मोस्टली ये पढ़ाया जाता है कि आपने टेस्ट लगाना कैसे है, रिजल्ट को एनालाइज कैसे करना है, और रिजल्ट अगर कोई अब नॉर्मल आ रहा है या कोई पैरामीटर जो है ना फोर बियॉन्ड ही आ रहा है तो आपने उसको किस तरह रिपोर्ट करना है या कैसे करना है, तो ये फिर मोस्टली जो है टेक्नोलॉजिस्ट के पास चला जाता है केस, क्योंकि उसकी जो है ना रिसर्च ज़्यादा होती है, उसकी स्टडी जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये इनका बेसिकली फ़र्क होता है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।